सीपी राधाकृष्णन एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार होंगे। जेपी नड्डा ने सीपी राधाकृष्णन के नाम का ऐलान कर दिया। पीएम मोदी ने सीपी राधाकृष्णन को बधाई दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने बधाई देते हुए कहा कि सीपी राधाकृष्णन प्रेरक उपराष्ट्रपति बनने। गृह मंत्री अमित शाह ने भी सीपी राधाकृष्णन को बधाई दी। कहा, राधाकृष्णन जी को लंबा सार्वजनिक अनुभव है। सीएम योगी ने भी उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बनने पर सीपी राधाकृष्णन को बधाई दी। 21 अगस्त को सीपी राधाकृष्णन नामांकन करेंगे। अभी महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं सीपी राधाकृष्णन। उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। सीपी राधाकृष्णन एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में सीपी राधाकृष्णन के नाम पर मुहर लगी। बैठक के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए सीपी राधाकृष्णन को एनडीए का आधिकारिक उम्मीदवार घोषित किया। ये तय हुआ कि हमारे उपराष्ट्रपति के प्रत्याशी के रूप में हमारे महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री सीपी राधाकृष्णन जी, चंद्रपुरम पुन्नासामी राधाकृष्णन जी, उनको हम एनडीए का प्रत्याशी बनाएंगे और वो एनडीए के प्रत्याशी के रूप में रहेंगे। तमिलनाडु के तिरुपुर में 20 अक्टूबर 1957 को जन्मे चंद्रपुरम पोनुस्वामी राधाकृष्णन बीजेपी के वरिष्ठ नेता रहे हैं और 31 जुलाई 2024 से वो महाराष्ट्र के राज्यपाल पद पर आसीन हैं। राधाकृष्णन ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत आरएसएस और जनसंघ से की है। वे 1998 और 1999 में कोयम्बटूर से लोकसभा सांसद चुने गए। 2003 से 2006 तक तमिलनाडु के बीजेपी अध्यक्ष रहे। सीपी राधाकृष्णन फरवरी 2023 से जुलाई 2024 तक झारखंड के राज्यपाल रहे। इसके अलावा मार्च से जुलाई 2024 तक तेलंगाना के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार और मार्च अगस्त 2024 तक पुडुचेरी के उपराज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार भी संभाला। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद खाली हुए उपराष्ट्रपति पद के लिए 9 सितंबर को चुनाव होने हैं, जिसके लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष में गहमागहमी चरम पर है। एनडीए ने उम्मीदवार घोषित कर अपनी पहली चाल चल दी है। अब इंतजार है विपक्ष के कदम का। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का नाम लिए बगैर उनके आरोपों पर बड़ा बयान दे दिया। सीईसी का कहना है कि चुनाव आयोग और वोटर लिस्ट को लेकर जो आरोप लगाए गए हैं वो निराधार और झूठे हैं। सीईसी का मानना है कि अगर उनके पास अपने दावे का सबूत है तो उन्हें 7 दिन के भीतर भीतर शपथ पत्र देना होगा, नहीं तो पूरे देश से माफी मांगनी होगी। वहीं इसे लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने सरकार पर पलटवार किया। देखिए जरा यह रिपोर्ट। चुनाव आयोग ने वोट चोरी के आरोपों पर नेशनल मीडिया सेंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राहुल गांधी का नाम लिए बिना ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने कहा कि पीपीटी प्रेजेंटेशन में दिखाया गया डेटा हमारा नहीं है। चुनाव आयोग का कहना है कि वोट चोरी के आरोपों पर हलफनामा दे या देश से माफी मांगे। 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो आरोपों को निराधार समझा जाएगा। जो दुनिया के बड़े बड़े जनतंत्र जिसके लिए सोच सकते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा जनतंत्र है भारत। दुनिया का सबसे बड़ी मतदाता सूची हमारे पास है, लगभग 90 करोड़ से 100 करोड़ के बीच में। सबसे बड़ी मतदाता सूची, सबसे बड़े चुनाव कर्मियों की फौज, सबसे ज्यादा मतदान करने वाले लोगों की संख्या, और इन सब के समक्ष, सारे मीडिया के समक्ष ये कहना कि अगर मतदाता सूची में आपका नाम एक बार और है तो आपने 2 बार मतदान किया होगा और कानूनी अपराध किया होगा, और मेरे सारे मतदाताओं को अपराधी बनाना और चुनाव आयोग शांत रहे, संभव नहीं। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। आपके माध्यम से मैं ये भी कहना चाहता हूं, अगर 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ ये सारे आरोप निराधार हैं।
वहीं कांग्रेस का कहना है कि चुनाव आयोग की बातें तर्कहीन है। चुनाव आयोग बीजेपी के टूल के तौर पर बर्ताव कर रहा है, ऐसे में शक होना लाजमी है। विपक्ष को बराबर मानते हैं। अनुराग ठाकुर को नोटिस कब दे रहे हैं? राहुल जी की तो प्रेस वार्ता के बीच में आपने नोटिस दे दिया। अनुराग ठाकुर को तो अभी तक 3 दिन हो गए, नहीं मिला। आप बीजेपी के एजेंट बनने की अब आपकी उम्र नहीं है, आप एक आला अधिकारी रहे। हो सकता है आपको ये लालच होगा कि रिटायरमेंट के बाद बार बार वो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ की मीटिंग्स बुलाते रहे, जैसे पहले किसी वक्त होती थी, उनसे चर्चा करते थे एक चीज़ पे, उनसे राय लेके आगे को क्या कोर्स ऑफ एक्शन होता है उसके हिसाब से काम करते। बिल्कुल मनमर्जी के साथ हो रहा है और फिर उसके बाद कह रहे हैं मैं कहता हूँ उनकी एक हमाकत है इस बात की कि उन्होंने यहाँ तक कहा कि वो उनको माफ़ी मांगनी पड़ेगी राहुल गांधी को। माफ़ी तो उनको मांगनी है कि उन्होंने देश के साथ क्या कर रखा है। बीजेपी नेता उमा भारती का कहना है कि चुनाव आयोग हर शिकायत को सुनता है। अगर लोग आपको वोट नहीं कर रहे हैं तो आप खुद से आत्मचिंतन करें। चुनाव आयोग हर कंप्लेन को सुनता है। इलेक्शन ऑब्जर्वर हर कंप्लेन पे कार्रवाई करता है। अब जनता ही आपको वोट नहीं दे रही है तो फिर तो इसमें आप आत्मचिंतन करिए ना कि लोग आपसे विमुख क्यों हो गए हैं। आप अपनी करतूतों को याद तो करिए कि लोग आपको वोट क्यों नहीं दे रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी का कहना है कि चुनाव आयोग असली मुद्दे छुपाकर बात को घुमा रहा है। चुनाव आयोग आम आदमी के वोटों की चोरी कर रहा है। हम लोग पिछले 1 साल से लगातार कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में भाजपा ने वोट चोरी करने का काम किया था। तो 1 साल से चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस या खंडन क्यों नहीं किया? मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि एक पीपीटी दिखाकर जिसमें चुनाव आयोग के आंकड़े नहीं है, गलत तरीके से विश्लेषण करना और ये कहना कि किसी महिला ने 2 बार मतदान किया है, ये बेहद गंभीर आरोप है। बगैर हलफनामे के ऐसे संगीन आरोपों पर चुनाव आयोग कार्रवाई नहीं कर सकता क्योंकि ये संविधान और चुनाव आयोग दोनों के विरुद्ध होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। और लोकसभा में आज जन विश्वास संशोधन विधेयक पेश किया जाएगा। लोकसभा में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल इस बिल को पेश करेंगे। इस विधेयक में 350 से ज्यादा प्रावधानों में संशोधन का प्रस्ताव है। जीवन और व्यापार को सुगम बनाने के उद्देश्य से कुछ छोटे अपराधों में सजा के प्रावधान को खत्म करने वाला ये बिल है। इससे पहले 2023 में विधेयक पारित हुआ था जिसमें 183 प्रावधान को अपराध मुक्त किया गया था। छोटे अपराधों में सजा का प्रावधान होगा खत्म। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसे कानून को खत्म करने के संकेत दिए थे जिसमें छोटी छोटी बातों पर भी जेल की सजा का प्रावधान था। फिरोजाबाद के शुकुआबाद थाना क्षेत्र में मजार तोड़ने के मामले में पुलिस ने 2 सगे भाइयों को गिरफ्तार किया। घटना 12-13 अगस्त की रात की है। कुछ लोगों ने मलखानपुर की नई बस्ती की पुरानी मजार में तोड़फोड़ की। इसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। फिलहाल आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। मुजफ्फरनगर में एक विवाहिता के आत्महत्या का मामला सामने आया है, जहां विवाहिता ने सुसाइड नोट लिखकर इंसाफ की गुहार लगाई। फिलहाल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और मामले की छानबीन में जुट गई है। सुसाइड नोट में ससुराल वालों पर दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाया गया है। जानने वाले हैं, उन्होंने बताया कि ये ससुराली जन द्वारा दहेज प्रताड़ना से परेशान थी और मरने से पहले उसने व्हाट्सएप पे एक स्टेटस भी लगाया जिसमें उसने अपने ससुराली जन को अपनी मृत्यु के लिए जिम्मेदार बताया है। पुलिस द्वारा इसमें तहरीर प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करते हुए आवश्यक विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।
और उत्तर प्रदेश में अपराधियों की धरपकड़ लगातार जारी है। फर्रुखाबाद में पुलिस ने अवैध हथियारों का निर्माण करने वाले 2 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से अवैध तमंचे, हथियार बनाने वाले उपकरण बरामद हुए हैं। वहीं मुजफ्फरनगर में पुलिस ने चेकिंग के दौरान 4 शातिर गाड़ी चोरों को गिरफ्तार किया। आरोपियों की निशानदेही पर 6 चोरी की कार और 2 अवैध तमंचे बरामद किए गए। कासगंज में पुलिस ने फरार 4 वारंटियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। ये 3 तस्वीरें आप देखिए। 2 शातिर आरोपी गिरफ्तार फर्रुखाबाद में, 4 गाड़ी चोर गिरफ्तार मुजफ्फरनगर में और 4 वारंटी गिरफ्तार हुए हैं कासगंज में। बुलंदशहर में मामूली विवाद में बड़े भाई ने छोटे भाई की बेरहमी से पिटाई कर दी, जिसके इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी विशाल मौके से फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है और मामले की जांच कर रही है। पूरा मामला थाना खुर्जानगर कोतवाली क्षेत्र के गांव सीकरी का बताया जा रहा है। राम को अस्पताल लाया गया एवं दौरान उपचार उसकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में पुलिस के द्वारा फॉरेंसिक यूनिट की सहायता से घटनास्थल निरीक्षण किया गया एवं घटना की जांच पड़ताल की गई। प्राथमिक जांच में पारिवारिक कलह के कारण यह घटना होना प्रतीत होता है। इस संबंध में पिता की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है एवं अभियुक्त गिरफ्तारी हेतु लगातार दबिश दी जा रही है। पुलिस के द्वारा अग्रिम विधिक कार्रवाई। और आगरा में भूम माफिया ने सरकारी पार्क पर कब्जा करने की कोशिश की, जिसका कॉलोनी के लोगों ने जमकर विरोध किया। आरोप के मुताबिक एक मुस्लिम शख्स अंसार अली कुछ लोगों के साथ पहुंचा और पार्क की बाउंड्री तोड़कर कब्जे की कोशिश करने लगा, जिसका विरोध करने पर उसने धमकी भी दी। बताया जा रहा है कि कॉलोनी निवासियों की रजिस्ट्री में भी प्राधिकरण के बनाए गए पार्कों को दर्शाया गया। लोगों ने कार्रवाई की मांग की है। पूरा मामला थाना ताजगंज क्षेत्र के GMB के पास जसोरिया एनक्लेव कॉलोनी का है। आगरा में भू माफियाओं के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। सरकारी जमीन हो या सरकारी पार्क, कब्जा करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। मामला थाना ताजगंज क्षेत्र के फतेहाबाद रोड पर स्थित जसोरिया एनक्लेव का है। सबसे पहले एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जसोरिया एनक्लेव के अंदर बने इस पार्क की। इस पार्क पर एक भूमाफिया के द्वारा कब्जा करने का प्रयास किया गया, जिसके बाद कॉलोनी के लोगों ने इसका विरोध किया, तो अब उनको लगातार धमकी दी जा रही है। तस्वीर देख सकते हैं, काफी सालों पुराना ये पार्क है। ADA द्वारा अप्रूव किया गया था। ये पूरी कॉलोनी आगरा विकास प्राधिकरण के द्वारा अप्रूव की गई थी, उसी में ही ये पार्क शामिल था। लेकिन एक भूमाफिया आता है, वो इस पार्क पर कब्जा करने की कोशिश करता है। कॉलोनी के लोग हैं, उन्होंने विरोध किया, लेकिन सुनवाई पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों के द्वारा अभी तक नहीं की गई। तो इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे उत्तराखंड की खबरों के साथ। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।